अगली सुबह हम देखते हैं कि सू यान के पास आकर कहता है कि मैं एक वेकेशन प्लान कर रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ वापस चलना पसंद करोगी। जिस पर यान कहता है कि सिर्फ हम दोनों का वापस जाना ऑकवर्ड होगा, इसलिए तुम अपने साथ किसी फ्रेंड को ले लो। जिस पर सू कहता है कि ठीक है, मैं अपने फ्रेंड गू को ले लूंगा। यान कहते हैं कि किसी लड़की को भी ले लेना। तो सू सॉन्ग के बारे में बताता है और उसके बाद वो गू से मिलने चले जाता है, जहाँ पर गू वेकेशन में जाने के लिए मना कर रहा होता है और सू वापस आकर यान से कहता है कि गू जाने से मना कर रहा है। तभी सियाओ उसे बताता है कि गू अपनी बड़ी बहन की बात कभी नहीं टालता, इसलिए सू गूसी को फोन लगाकर उसे सारी बातें बताता है। जिस पर गूसी कहती है कि तुम चिंता मत करो, आगे मैं सब संभाल लूंगी। उसके बाद गूसी गू यान के ऑफिस में जाकर उसे वेकेशन पे जाने के लिए मनाने लगती है, लेकिन वो बार बार मना करता है। तो गूसी कहती है कि तुम्हें नहीं पता, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं रोज तुम्हारे ऑफिस में आकर बैठ जाया करूंगी। जिससे तंग आकर गू यान वेकेशन पे जाने के लिए मान जाता है। सीन आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि यान और सू वेकेशन पे जाने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। तभी सॉन्ग वहाँ पर आती है, जो कि यान को देखकर चौंक जाती है कि ये भी हमारे साथ जाएंगी। तो यान आगे बढ़कर उससे हाथ मिलाती है और उसकी तारीफ करने लगती है कि आप बहुत सुंदर है और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। जिसके बाद वहाँ पे गू भी आ जाता है और चारों वेकेशन पे चले जाते हैं। होटल में जाने के बाद लड़कों के लिए अलग रूम और लड़कियों के लिए अलग रूम दिया जाता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पे गूसी भी आ जाती है, जिसे एक अलग रूम दिया जाता है। स्विमिंग पूल में गू और सॉन्ग बातें कर रहे होते हैं तो सू लगातार यान की बातें करता है। जिस पर गू कहता है कि तुम्हें वो लड़की इतनी पसंद क्यों है। सू कहता है कि पता नहीं, लेकिन जब भी मैं उससे बातें करने की कोशिश करता हूँ तो वो मेरे बारे में बुरा ही सोचती है और इस बात के बारे में मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यान और सॉन्ग भी स्विमिंग पूल में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ यान सॉन्ग से कहते हैं कि तुम्हारी और गू की जोड़ी परफेक्ट है और सॉन्ग ये सारी बातें सुनकर खुश हो रही होती है। वही हम देखते हैं कि सॉन्ग गू को इम्प्रेस करने के लिए उसे अपने रूम में बुलाती है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। तो दूसरी तरफ यान उस रूम में जाने से कतरा रही होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि उस रूम में सॉन्ग और गू एक साथ होंगे। तो सू उसे ठंड में बाहर देखकर उसे अपनी जैकेट देकर कहता है कि तुम मेरे रूम में सो जाओ और मैं अपनी कार में सो जाऊंगा। और वो ये कह के उसे अपने रूम की चाबी देकर वहाँ से चला जाता है कि तुम मेरे रूम में सो जाओ और मैं कार में सो जाऊंगा। और वो ये कह के उसे अपने रूम की देकर वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि लूफी यान को ढूंढते हुए उसके घर आता है, जहाँ सियाओ से बताता है कि यान और सभी लोग वेकेशन पे गए हैं। तो लूफी भी वहाँ जाने के लिए मुड़ता है। सियाओ से कहता है कि वो लोग कल वापस आ रहे हैं, तो आप उन्हें पिकअप करने के लिए चले जाना, क्योंकि ऐसे जाना थोड़ा अजीब होगा। जिस पर लूफी कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं सॉन्ग से पीछा छुड़ा गू भी सू के साथ कार में सो जाता है और वही लूफी भी सुबह सुबह आकर अपनी कार में आके सोया रहता है, ताकि वो यान को अपने साथ वापस ले जा सके। तभी वह सॉन्ग जाकर उसके कार में जागती है तो लूफी होता है, उसे जगाकर कहती है कि क्या तुम मेरा पीछा करते हुए आए हो? अगर ऐसा है तो मैं यहाँ गू के साथ आई हूँ, जो कि मुझे यहाँ पे छोड़ के पता नहीं कहाँ चला गया। लूफी उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें छोड़कर वो कहाँ जा सकता है। तो सॉन्ग बताते हैं कि मैंने उसे यान के पास जाते हुए देखा। तो लूफी गुस्से में दौड़ते हुए यान के पास जाता है, जहाँ वो यान से बातें कर रहा होता है। लूफी बिना कुछ सोचे समझे गू को पंच मार देता है, तो यान गू को बचाने लगती है, जो देखकर लूफी बहुत गुस्सा होता है कि आखिर यान गू का साथ क्यों दे रही है, और वो वहाँ से चला जाता है। सॉन्ग ये सब देखकर समझती है कि गू और लूफी उसके लिए लड़ रहे हैं, तो वो लूफी को समझाने लगती है कि तुम प्लीज ऐसा बिल्कुल मत करो। लूफी उसे कुछ नहीं बता पाता कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन सॉन्ग अपने ही सोच में गुम रहती है और वो कहती है कि तुम इतने दूर मेरे लिए आए हो, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ ही वापस चलती हूँ। और वो जाकर उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गू अपनी चोट पर देख रहा होता है कि यान कहती है कि मैं लूफी की तरफ से माफी मांग। जिस पर गू कहते हैं कि तुम तो उसे जानती भी नहीं, फिर क्यों तुम उसके लिए माफी मांग रही हो। तो यान कहती है कि नहीं, मैं उसे जानती हूँ, लेकिन मैं उसके और मेरे रिलेशन को समझा नहीं सकती। तभी सू आकर कहता है कि अब हमें चलना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि यान पीछे की सीट पर बैठ रही होती है, तो गू भी उसके पास बैठ जाता है, जिसे देखकर हमारे मासूम सू को गुस्सा आता है। गू कहता है कि मैं वीआईपी हूँ, इसलिए मैं पीछे ही बैठूंगा। फिर क्या था, सू भी उन दोनों के साथ पीछे ही बैठ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारे बोर्ड मेंबर सू को बता रहे होते हैं कोई दूसरी कंपनी ने इस मेडिसिन पर रिसर्च पूरी कर चुकी है और वो दूसरी फेज को छोड़कर तीसरी फेज में चले गए हैं। ये सुनने के बाद सू चौंक जाता है और वो आकर अपने दोस्त गू से कहता है कि हमें भी दूसरे फेज को छोड़कर तीसरे फेज पे जाना ही होगा, तभी हम अपनी मेडिसिन पर रिसर्च कंप्लीट कर पाएंगे। जिस पर गू कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो सू उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ और मैं जो डिसीजन लूंगा तुम्हें वो करना ही होगा। और वो चिल्लाते हुए बाहर आ जाता है, जहाँ सारे एम्प्लॉयज पूछते हैं कि बॉस आखिर क्या हुआ। जिस पर सू कहता है कि मुझे जल्द से जल्द इस मेडिसिन पर रिसर्च चाहिए, और वो एक लड़की सियाओ जी और एक लड़की जेई को इस प्रोजेक्ट को दे देता है, जो जाकर गू से कहने लगती है कि हमें ये प्रोजेक्ट नहीं चाहिए था, लेकिन बॉस ने हमें ये प्रोजेक्ट सौंप कर हम पर बहुत ही बोझ डाल दिया है। जिस पर गू कहता है कि कोई नहीं, तुम अपना काम करो, और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि सियाओ जी इन सारे कामों के पीछे है, तो यान उसका पीछा करती है। सियाओ जी को गू अपने साथ कॉफी पर ले जाता है, जहाँ पर वो उससे इस मेडिसिन के बारे
बारे में कुछ बातें कर सके। वहाँ भी यान इन दोनों का पीछा कर रही होती है। फिर सियाओजी उस आदमी से मिलती है जो कि इन सारे कामों के पीछे देखा गया था। तो ये सब देखकर यान को पक्का यकीन हो जाता है कि कंपनी की इंफॉर्मेशन लीक करने के पीछे इसी का हाथ है और वो ये सारी बातें जल्द से जल्द गू को बताना चाहती है। इसलिए यान गू के घर की तरफ चल पड़ती है। वही हम देखते हैं कि सू गू के घर पर आता है और उसे सारी रिपोर्ट्स दिखाता है जो कि जेई और सियाओजी ने बोर्ड मेंबर के सामने प्रेजेंट किया था, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि अब तो सू उनके साइड है और वो इस मेडिसिन को आगे बढ़ाने में उनका साथ देगा। लेकिन दरअसल सू ये सब नाटक कर रहा होता है कि उसे पता चल जाए कि इसके पीछे कौन है, और वो दोनों बैठकर इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये सारी हरकतें सियाओजी की है और हमें उसे कैसे सबक सिखाना है। कि तभी गू के घर की बेल बजती है और जब वो डोर खोलता है तो सामने यान होती है जो कि खींचकर उसे बाहर लाती है और सियाओजी के बारे में सारी बातें बता रही होती है। तभी सू वहाँ आकर कहता है कि तुम्हें कंपनी की इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में कैसे पता, जिस पर यान कहती है कि ये जरूरी नहीं है कि मुझे कैसे पता, बल्कि ये जरूरी है कि मुझे क्या पता है, और वो अभी कुछ बताने ही वाली होती है। सू कहता है कि जिस प्रॉब्लम के बारे में तुम बात कर रही हो वो सॉल्व हो गई है, जिसे सुनकर यान चौंक जाती है कि आखिर उन्होंने इतनी जल्दी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की। और इसी के साथ एमरेस लॉ का पार्ट 4 यही खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।